Hello everyone, welcome to today's daily news analysis. आज है 15th January 2025 and we're going to be discussing important articles from the Hindu and the Indian Express. आपको पता ही होगा कि आज The Hindu तो नहीं आया है, but कल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और आज के इंडियन एक्सप्रेस से हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल. सो यहाँ पे आज का जो दिन है 15th January, इट इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे. Now, why is it specifically celebrated on 15th January only? रीजन ये है कि इस दिन पे 1949 में यहां पे वी सी द फर्स्ट कमांडर इन चीफ एक इंडियन बनते हैं जो है के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल कोदांडेरा एम. करियप्पा. ये बनते हैं द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. इसके पहले एक ब्रिटिश हुआ करते थे जो है जनरल सर फ्रांसिस बुचर. जनरल सर फ्रांसिस बुचर ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रहे हैं और उसके बाद पहला इंडियन है के.एम. करियप्पा. सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डे. इस बार जो थीम है फॉर द 77th आर्मी डे, इट इज समर्थ भारत सक्षम सेना. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ इसी क्लास के दौरान अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, Here we are discussing current affairs for the day. बहुत सारी important articles discuss करते हैं ताकि आपके लिए it is beneficial, it is easier to understand और इसको हम बहुत आसानी से आपको समझाते हैं. इस वीडियो के दौरान we have also an exercise that we do. मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछूंगी एंड यू आर गोइंग टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन. इससे आपका जो नॉलेज है ये भी बढ़ेगा एंड यू विल बी वेल हुक्ड ऑन टू द वीडियो दैट यू आर वाचिंग. आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आई आस्क यू एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस दैट आई हैड आस्क्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू एंश्योर कि आपका प्रिपरेशन विद रिगार्ड टू जनरल नॉलेज, विद रिगार्ड टू योर क्लैट एग्जाम विल बी वेल प्रेप्ड. सो फर्स्टली मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी डे तो 15 जनवरी है. यू हैव टू टेल मी व्हेन इज इंडियन नेवी डे एंड इंडियन एयरफोर्स डे. इंडियन नेवी डे और इंडियन एयरफोर्स डे कौन से दिन में मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. लेट्स कम बैक. ये जो है 2025 का जो ईयर, इट इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स. इसीलिए डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. सो ईयर यू हैव टू रिमेंबर 2025 का जो ईयर है इसको ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए मनाया जाएगा. इंपॉर्टेंट डे ये भी है कि January 14th इसके पहले वाला दिन, इट इज सेलिब्रेटेड एज द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे. आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेटरन? इसका मतलब क्या है? जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं इसको हम वेटरन्स कहेंगे. सो व्हाई इज इट स्पेसिफिकली कि Jan 14 को ही इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन में, Jan 14 के दिन में, जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा है ये रिटायर्ड हो चुके थे, राइट? ये रिटायर्ड हो चुके थे 1953 में एंड दैट इज व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे टू रिकग्नाइज उनके जो सेल्फलेस सैक्रिफाइस, उनका जो ड्यूटी है राइट टुवर्ड्स आवर कंट्री, उसको रिकग्नाइज, उसको ऑनर करने के लिए ये दिन स्पेसिफिकली मनाया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन आर्मी डे. I would also like to discuss about yesterday's day, January 14th, right? तो हमको पता है, I just told you that द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो आज के दिन नहीं आया था. सो ऑफ कोर्स यू शुड हैव दैट क्वेश्चन कि क्यों नहीं आया. द रीजन वाज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फेस्टिविटीज दैट वी सेलिब्रेटेड येस्टरडे. कल का जो फेस्टिवल्स हैं, यू ऑल मस्ट हैव आल्सो सेलिब्रेटेड मकर संक्रांति. आपने भी पतंग उड़ाए होंगे, राइट? सो दिस इज व्हाई वी सी दैट द पेपर डिड नॉट कम. Now, what is Makar Sankranti? What is it? How is it celebrated in the other parts of India? ये भी हम समझते हैं because ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके क्लैट एग्जाम में.
Okay, so this is a typical type of question that had come before and we're just discussing about it in this video as well. तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो मकर संक्रांति है इसके अलग अलग नाम है जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया में मनाया जाता है. So if you talk about पंजाब में you celebrated as लोहड़ी और मगी. Then we have उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा. यहाँ पे आप मनाते हैं मकर संक्रांति, right? So in Maharashtra, I know that we exchange sweets. हम देते हैं गोड बोला. We give kind of these sweets and that's how puja hoti hai and that's how they celebrate Makar Sankranti. Whereas in states like Rajasthan and Gujarat, there's a lot of flying of kites that usually does happen, right? Apart from that, Gujarat में इसका नाम है उत्तरायण. ये ऐसा क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग, आपके एलेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. सो यू शुड नो दिस. फर्दर तमिलनाडु में हम सेलिब्रेट करते हैं पोंगल. ठीक है, इनका नाम है पोंगल. केरला में वी सेलिब्रेट दिस एज मकरविलक्कू विच स्टेट इन केरला. वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको मनाया जाता है एज पौष संक्रांति. आसाम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज मग बिहू. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में वी सी Pongal and Sankranti. So these are the names and you should know the names, what it is celebrated as what in which state. Okay, now let's understand कि ये मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है. Now it is because मकर संक्रांति talks about the end of the harsh cold winters. Okay, इससे जो दिन है, ये जो दिन है, it is saying the culmination of harsh cold winters and it is the start of spring season. यानी कि इस दिन से जो दिन है ये लंबे होंगे और जो रातें हैं, जो नाइट्स है, they will become shorter. The days will be longer, the nights will be shorter. It is also the beginning of harvest season. Right? यहाँ पे इस टाइम पे we say the harvest season. That is why Pongal, Makar Sankranti, that is why it is a significant day for us. Right? And I also said कि हम पतंग उड़ाते हैं, we fly kites. So what is the reason of flying kites? Now this is an age-old practice. Mainly बहुत सारी cultures में हम sun को worship करते हैं और ऐसा माना जाता है that sun of course back then was really revered. It is said that it is a good source of sunlight, is a good source of vitamin D for us. तो उसको ही accept करते we used to do these kind of practices. We used to ensure that greater exposure of sun will be possible when we of course do these fun activities like flying kites. So that is why the significance of flying kites is there. Let's now proceed to the next article that is with regard to the inauguration of Z-More Tunnel. Okay, ये एक टनल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था. तो देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस Z-More Tunnel. तो Z-More Tunnel, it is a 6.5 किलोमीटर टनल, इतना इसका डिस्टेंस है and it is located in which part of the country? It is located in जम्मू कश्मीर ये लोकेटेड है. कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा जा सकता है तो याद रख लेना कि गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में ये है. ओके, इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? द गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट. इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले, कितना पैसे यहाँ पे डाल दिए हैं, 2400 करोड़ रुपीस इसका फंडिंग है, टोटल फंडिंग है. एंड हियर वी विल सी कि ये लोकेटेड है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे. ठीक है ना, यहाँ पे यू शुड एंश्योर एंड अंडरस्टैंड दैट ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इट इज ओवरसीन, इट इज ओवरलुक्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, सो दिस इज द मेजर बॉडी दैट इज ओवरसीइंग द Z-More Tunnel. इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 2015 में हुआ और अभी कंप्लीशन 2024 में हुआ और कल के दिन प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनॉग्रेट किया है. सो इफ यू सी द मैप, यहाँ पे यू हैव द Z-More Tunnel.
लेंथ है इसका 6.5 किलोमीटर्स, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई है 8,500 किलोमीटर। इट कैन अकोमोडेट अबाउट 1000 व्हीकल्स पर आवर, इतना इसका कैपेसिटी है, और पूरा कॉस्ट जो हमने देखा है 2700। Okay, now let us see some more important keywords, important features of the Z-Mode tunnel. Okay, तो Z-Mode tunnel की अगर हम बात करें, कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करता है ये समझते हैं। कनेक्ट करता है सोनामार्ग, ओके, टू द कश्मीर वैली। तो सोनामार्ग टू कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है ये Z-Mode टनल, एंड ये पार्ट है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का। तो Z-Mode टनल इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट। विच इज द बिगर प्रोजेक्ट? जोजिला टनल प्रोजेक्ट। जोजिला टनल प्रोजेक्ट क्या है? ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से लद्दाख, ओके, श्रीनगर टू लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज है, इसको कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट जो है, दैट इज जोजिला टनल। ओके, नाउ एज आई सेड, the ऊंचाई, the altitude is about 8,650 feet. अब ये नाम क्यों ऐसा है? What is the Z-Mode? इसका मतलब क्या है? इसका नाम ये है because of the shape that this tunnel had. तो Z-shaped roadway था, जिसके कारण we had the name Z-Mode tunnel. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है। What is the importance of this tunnel? What is the significance of the tunnel? ये समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, this will of course increase connectivity, ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो एज वी सेड, 1000 व्हीकल्स पर आवर को अकोमोडेट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। द व्हीकल्स कैन ऑल्सो हैव स्पीड्स अप टू 70 किलोमीटर पर आवर, जिसके कारण जो ट्रैवल एफिशिएंसी है ये बढ़ेगी, राइट, जो स्मूथ सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। But that's not the only reason. इसके और भी अदर फायदे हैं, जैसे कि जो हमारी आर्मी थी, it was more reliant on the air force, right? It was reliant on the air for transporting anything quickly, right? तो ज्यादा डिपेंडेंस एयर पे हुआ करता था because of the tough terrain. ये जो geographically areas है, mountain regions है, so it was very difficult to go by road. ये टनल की वजह से नाउ दिस इज गोइंग टू रिड्यूस जो एयर पे डिपेंडेंस है, राइट, इट्स गोइंग टू रिड्यूस दैट, सो दैट अगेन इज अ सिग्निफिकेंस। इसके अलावा टूरिज्म बूस्ट होगा बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, तो जिसके कारण टूरिज्म, विंटर टूरिज्म यहाँ पे बूस्ट होगा। और इसके कारण देयर इज आल्सो गोइंग टू बी सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट, इस रीजन की इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट, सो द लोकल्स विल बेनिफिट दिस इवन फर्दर। एंड फाइनली दिस विल ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस प्रिपेयरनेस। वी नो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है, हमारा नॉर्थ पार्ट रीजन है, वी हैव टू इंपॉर्टेंट नेबर्स, चाइना है, पाकिस्तान है। तो इसमें अगर ये जो डिफेंस प्रिपेयरनेस, कनेक्टिविटी और सब होता है, विल बी मोर वेल इक्विप्ड फॉर एनी सच प्रॉब्लम्स दैट कम आवर वे, राइट। तो डिफेंस के लिए भी दिस टनल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये था with regard to the Z-Mode tunnel that was inaugurated recently by the Prime Minister Narendra Modi. Let's now proceed to the next article. Okay, before I proceed to the next article, I would also like to discuss some more tunnels that are important from exam point of view. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, लिस्ट डाउन किया था कौन से important tunnels है. So that is why these kind of videos are very important for you, because ये सब आपके न्यूज में, न्यूज़पेपर में कवर नहीं होता है, right? Newspaper is not for aspirants like you. Newspaper is for the general public, right? तो यहाँ पे आपका करंट नॉलेज तो होगा, बट बैकग्राउंड नॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कवर करेंगे हम ऐसे सारे वीडियोस से. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टनल्स, वेयर दे आर लोकेटेड, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. सो फर्स्टली अटल टनल. अटल टनल वाज अर्लियर कॉल्ड एज अ रोहतांग टनल, रोहतांग पास. ओके, इसको मेनली कहा जाता है
It's got the name as Atal Tunnel and it is located in Himachal Pradesh. Atal Tunnel is also important. उसका significance है, it is the longest highway tunnel जो 10,000 फीट की ऊंचाई के above है. So it is mainly a very important tunnel as you can see. इसके अलावा we have the Jawahar Tunnel which is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir. ठीक है, ये Jawahar Tunnel is also important because it is one of the longest tunnels और ये connect करता है जम्मू और कश्मीर को. So जम्मू with the Kashmir Valley को connect करने वाला tunnel का नाम है Jawahar Tunnel. इसके अलावा we have the Chenani Nashri Tunnel. Okay, now this has been renamed to Dr. Shyam Prasad Mukherjee. So you can mention this as well. इसका दूसरा नाम है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी. इनफैक्ट एक पोर्ट का नाम भी है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पोर्ट जिसको नाम दिया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से? सो यू यूज द कमेंट सेक्शन टू गिव मी द आंसर. नाउ चेनानी नशीरी जो टनल है, इट इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू. शिंकुला टनल, ओके, तो यहाँ पे रिसेंटली इसका कारगिल दिवस पे ये जो शिंकुला टनल का कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था. सो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है ये. रिमेंबर इट्स लोकेटेड इन लद्दाख एंड इट इज कनेक्टिंग लद्दाख टू हिमाचल प्रदेश. ठीक है, मनाली और लेह को कनेक्ट करने वाला जो टनल है इसका नाम क्या है? द शिंकुला टनल. जब ये कंप्लीट होगा, इट इज सेड दैट इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट टनल इन इंडिया. इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट टनल इन इंडिया. Further, we have the Kolkata Metro. This is an underground metro. Okay, so this is also like a tunnel. So underground के लिए Kolkata Metro है. नथुला टनल है सिक्किम में and ये कनेक्ट करता है इंडिया एंड चाइना थ्रू द नथुला पास. Then we have Sela Tunnel. Sela Tunnel is located in the state of Arunachal Pradesh and of course very important tunnel for the northeast region. And finally the Singhu border tunnel जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है to increase the connectivity between Delhi and हरियाणा. तो ये सारे important tunnels आप नोट डाउन कर सकते हैं. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to the recent wildfires that happened, forest fires that happened in Los Angeles in USA. तो इसके बारे में कुछ important points हम देखते हैं. So आप अगर पिक्चर देखते हो you will see यहाँ पे पिंक कलर का इमेज है. यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग का प्रॉब्लम नहीं है. ये एक्चुअल में पिंक कलर का एक पाउडर आप देखते हो. इट इज लोकेटेड इन द रीजन. नाउ व्हाट इज दिस पिंक पाउडर? ये हम समझते हैं एंड व्हाई इज इट यूज्ड ये भी हम जानते हैं. फर्स्टली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस न्यूज जहां पे फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स बहुत तेजी से फैले थे लॉस एंजलिस में एंड इसके कारण 24 लोगों की जान भी गई. द डेथ टोल सो फार इज 24. सो टू कॉम्बैट दिस, इसको रोकने के लिए व्हाट हैज यूएसए डन, व्हाट आर द वेज दैट वी हैव टू स्टॉप द फॉरेस्ट फायर, ये समझते हैं. उसके लिए वी हैव समथिंग नोन एज द पिंक फायर रिटार्डेंट. पिंक फायर रिटार्डेंट, जैसे आपको पिक्चर में दिखा दिया कुछ पिंक पिंक कलर का कुछ इमेज है, राइट? दैट इज द पिंक फायर रिटार्डेंट. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द पिंक फायर रिटार्डेंट? व्हाट इज इट? लेट अस अंडरस्टैंड. पिंक फायर रिटार्डेंट एक केमिकल मिक्सचर है. ठीक है, एक केमिकल मिक्सचर है जो डिजाइन किया गया है ताकि वाइल्ड फायर, जो फॉरेस्ट फायर है, जो आग है, इसको सप्रेस किया जा सके, इसको स्लो डाउन किया जा सके. एंड ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बिकॉज दिस पर्टिकुलर पाउडर, दिस पर्टिकुलर मिक्सचर इज गोइंग टू एंश्योर कि जो फ्लेम्स है इसको रोक दिया जाए, इसको कम किया जाए, इसको कॉम्बैट किया जाए. सो एक नॉन फ्लेमेबल मिक्सचर है जहां पे ये आग को कैच ना करे, आग को फैलाए ना. दैट इज हाउ दिस पिंक फायर रिटार्डेंट प्लेस. नाउ यहाँ पे जो मेजर ब्रांड है, इट्स कॉल्ड एज द फॉस्चेक. Okay, this is like the company, the major, you can say the known product. It's called as Fostek, which is a pink fire retardant. तो इसका एक कंपनी नाम है, ब्रांड नेम है, और ये पेरीमीटर सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करता है. So it's the most known, most recognized
काइंड ऑफ अ यू कैन से ब्रांड। जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं, पर फोटो कॉपी में भी ऑलवेज से जेरोक्स दे दो। जेरोक्स इज अ कंपनी, सो दैट वे फास्टट्रैक इज लाइक अ कंपनी, ठीक है। नाउ इट इज प्राइमरली मेड ऑफ व्हाट? फास्टट्रैक, ये पिंक रिटार्डेंट क्या इसमें है, क्या केमिकल्स इसमें है, ये समझते हैं। इट इज अमोनियम फॉस्फेट, ओके, अमोनियम फॉस्फेट, और इसमें और कुछ केमिकल्स भी है, जैसे कि मेजर केमिकल है मोनो अमोनियम फॉस्फेट 80 to 90%, फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट, परफॉर्मेंस एडिक्टिव्स, कुछ और एडिक्टिव्स भी है, एंड पिंक डाई, पिंक कलर होता है ताकि वो देख सको, राइट, बिकॉज इफ यू सी यू हैव ग्रीन्स एंड यू हैव ब्राउन्स, ऑकर कलर होते हैं, तो उसमें आपको नहीं दिखता है कि व्हाट इज द रिटार्डेंट पुट और नॉट, राइट। अगर एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, दिखता नहीं कि ये डाला है कि नहीं। सो बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी, टू एंश्योर कि हम देख सके कि ये डाई लगाया है, द कलर पिंक इज एडेड, सो पिंक डाई। तो इसको हम फोम या स्लरी के तौर पे इसको छिड़कते हैं वेजिटेशन पे, यू कैन से ग्रासेस एंड फॉरेस्ट पे, ताकि वाइल्ड फायर्स कैन नॉट कैच, द फॉरेस्ट डज नॉट कैच द फायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट स्लोस कंबशन, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है, डिप्लीटिंग ऑक्सीजन, जैसे कि फायर फैलने के लिए, ओके, पकड़ने के लिए, यू नो दैट ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये पिंक फायर जो है या पिंक रिटार्डेंट है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की कमी करता है, जिसके कारण द फ्लेम्स आर नॉट कैच्ड, द फ्लेम्स आर नॉट स्प्रेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक कार्बन क्रिएट करता है, नॉन फ्लेमेबल कार्बन, जिसके कारण द फ्लेम्स आर नॉट स्प्रेड, ओके, जिसके कारण आग लगती नहीं है, ओके। सो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स अ नॉन फ्लेमेबल कार्बन। सो दिस इज द टू रीजंस व्हाई द फायर्स आर स्लोड डाउन और व्हाई द फायर्स आर सप्रेस्ड, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, मोस्टली हम क्या करते हैं जब आग लगती है, हम पानी फेंकते हैं, राइट, पानी फेंकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी पुट ऑफ द फायर्स, हम आग बुझाते हैं। Now, what is the problem with water? इस पानी जो है ये इवेपोरेट जल्दी से होता है। इवेपोरेट होने के बाद इजीली अगर बहुत गर्मी जैसे सिचुएशन हो, वापस से आग लग सकती है, बिकॉज पानी इवेपोरेट होगा। Now, this is one important factor of the pink fire retardant. ये इवेपोरेट इतना आसानी से नहीं होता, जिसके कारण for a longer time you will not see the flames catching, you will not see wildfires coming into the forest. So that is a very important feature of the pink fire retardant. ये effective रहता है दिनों and weeks तक, and it is more effective than water. So this is all with regard to the pink fire retardant. Let's understand the next article. So यहाँ पे here we're going to see some important article with regard to the draft agreement with regard to Israel-Hamas conflict. So background से समझते हैं what exactly is the Israel-Hamas conflict. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जैसे न्यूज बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. We're going to be seeing from the very basics about these issues that have been in the news for over a year now. So let's understand what exactly happened. Okay. Now there is a player called as Hamas. ठीक है, ये Hamas क्या है? Hamas is a militant group. It's an organization in the Palestinian region, historical Palestine region जो है गाजा स्ट्रिप में. ठीक है, ये मेनली प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड इन द गाजा स्ट्रिप. अभी गाजा स्ट्रिप का क्या है ये भी देखते हैं. गाजा स्ट्रिप ये यहाँ पे जो रीजन है, कौन से दो कंट्रीज के बीच में है देखो आप, इजिप्ट और इजराइल के बीच में. यहाँ पे ये जो रीजन है दोनों को लगते हुए लगता है ये गाजा स्ट्रिप. तो यहाँ पे कौन से मिलिटेंट ग्रुप लोकेटेड है? हमास. ठीक है, सो दे आर प्रिडोमिनेंटली अ मिलिटेंट ग्रुप लोकेटेड इन द गाजा स्ट्रिप रीजन, एंड यहाँ पे दे आर फाइटिंग फॉर यू कैन से टेरिटोरियल डोमिनेंस. टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, इंक्रीज करना चाहता है अपना एरिया. इसीलिए कौन से कंट्री के साथ लड़ रहे हैं? इजराइल के साथ लड़ रहे हैं. राइट, सो मेनली अगर ये पूछा जाता है, रिमेंबर दे आर सुन्नी. ये जो मुस्लिम ग्रुप है सुन्नी से बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर फाइटिंग. एंड इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? द सपोर्ट वाज गिवन बाय अनदर कंट्री कॉल्ड एज ईरान.
ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ईरान और इजराइल की बनती नहीं है. ईरान और इजराइल आर एनिमीज, राइट? सो ईरान इज सपोर्टिंग हमास, so that Hamas is creating problems for Israel. Okay, so that is how the whole scenario is. तो क्या हुआ October 7th इस दिन में, October 7th के दिन में 2023 में we see that Hamas ने अटैक किया इजराइल. Okay, Hamas attacks Israel on October 7, 2023, which led to a lot of deaths. Okay, 1200 deaths ऐसे कहा जाता है. Of course, the reported they could be greater than that. बहुत सारे लोगों को कैप्टिव्स लेके गए थे हमास. Okay, कैदी करके लेके गए थे हमास. So 100 of them were taken, as they say, and it is said that 1/3 of them were killed also. So this is what happened then. Of course, इजराइल पे जब अटैक हुआ, इजराइल तो अभी चुप नहीं बैठेगा, तो इजराइल ने वापस से हमास को अटैक कर लिया. और इस बार ये जो अटैक है, इट इज फार मोर वर्स देन इट हैज एवर बीन. It is said कि around 64,000 of them died with this attack. बहुत सारे weapons, military missiles use किए गए थे by Israel to attack this small territory that was in Gaza, which is where Hamas is located. So इसके कारण we see that a lot of firing, a lot of conflict is happening between Israel and Hamas, and बहुत सारे attempts भी किए थे to stop this, and this is through the ceasefire agreements. Ceasefire का मतलब क्या है? दोनों के बीच में जो अनबन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कम करने में, इसको रोकने के लिए बहुत सारे अग्रीमेंट्स का नेगोशिएशंस भी हुए थे. And we are going to see about the recent such negotiation that happened. And ये कौन कर रहा है negotiation? कौन है इनके mediators? Let us understand. तो यहाँ पे आपको याद रखना है that US, Egypt and Qatar, these are the three countries that have been actively ensuring कि कुछ agreement हो ताकि दोनों regions में peace बनाए रहे. So US, Egypt and Qatar are the major mediators in the ceasefire agreement between Israel and Hamas. तो अभी recent news क्या है ये देखते हैं. हमास ने तो accept कर लिया है एक draft agreement. Okay, हम ceasefire रोक देंगे and we'll also release hostages is what Hamas is saying. We also have to ensure, look at अभी Israeli cabinet approve करेगा, so that is pending from their end, but Hamas has given a go ahead. So now let's see what is the agreement all about. तो agreement में क्या है ये देखते हैं अभी. Agreement जो है 3 phases में पूरा होगा. कितने phases में? 3 phases में पूरा होगा. And what is the first phase? First phase कहाँ गया है कि it is ceasefire and hostage exchange. So according to this particular phase, इजरायली जो फोर्सेस हैं, इजरायली सोल्जर्स जो हैं, जो लोकेटेड है गाजा में, ये विड्रॉ करेंगे. तो कुछ फोर्सेस यहाँ पे विड्रॉ करेंगे. कहाँ से? गाजा स्ट्रिप से. दे विल कम बैक इन इजराइल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी जो हमास है, हमास का जो हॉस्टेजेस उन्होंने रखा है, 33 हॉस्टेजेस, दे आर गोइंग टू गिव देम बैक टू इजराइल इन एक्सचेंज ऑफ 100 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो इजराइल के पास है. जो हमास और इजराइल के बीच एक्सचेंज होगा, हॉस्टेज यानी कैदी जो रखे गए, कैप्टिव्स में रखे गए हैं. तो हमास जो है 33 इजराइलीज को देगा इजराइल को, और इजराइल देगा जो अपने कैद करके रखा है अराउंड 100 सच पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, वो वापस से हमास को देगा. सो दैट इज द फर्स्ट फेज. सो दिस इज लाइक द म्यूचुअल अग्रीमेंट दैट इज देयर बिटवीन द टू. इसके अलावा फर्दर हॉस्टेज, सेकेंड फेज में और भी जो हॉस्टेजेस कैदी हुए हैं, ये पूरा वो रिलीज करेगा. और इजराइल अपना जो फोर्सेस है, अपने मिलिट्री है, ये पूरा विड्रॉ करेगा गाजा स्ट्रिप से. सो कंप्लीट. सो सेकंड में सबसे ज्यादा कंप्लीट विड्रॉल, कंप्लीट हॉस्टेज एक्सचेंज होगा इन द नेक्स्ट फेज.
ठीक है. सो दिस इज लाइक द फर्स्ट फेज जहां पे इन द फर्स्ट 6 weeks दिस एक्सचेंज विल हैपन एंड ऑफ कोर्स देन द सेकंड फेज विल स्टार्ट विद मोर deliberations, more such agreements that will follow. And finally, in the last phase or the third phase of the Israel-Hamas agreement, ये यहाँ पे we'll talk about Gaza reconstruction, because ये जो region है Gaza Strip, this is where the major exchange of weapons and missiles happen, right? यहाँ पे major conflict region है, तो बहुत सारे लोग displaced हुए थे. It is said that 90% of the people in Gaza had been displaced from the region, right? Because of the violence that happened here. तो यहाँ पे it is said कि it is going to reconstruct this particular region of the Gaza Strip ताकि वापस से लोग अपना जो livelihood है चला सके. They will get proper food, shelter, clothing, everything will be ensured in the third and the final phase of the draft agreement. तो ये अभी mediators यहाँ पे हैं US, Qatar, as we said, and Egypt. Okay, so now we will see what more can happen, what will happen further in this particular region. यहाँ पे it is very important to also know कि इजराइल की नेबर्स कौन से हैं. तो क्विकली एक बार देख लीजिए. We have Syria, Lebanon, we have Jordan and we have Egypt. तो यहाँ पे you have the 4 major countries surrounding Israel. That's Egypt, Jordan, Syria and Lebanon. और यहाँ पे जो पानी लगते आता है इजराइल को, that is the Mediterranean Sea. The Mediterranean Sea is on the west coast of Israel. ठीक है, तो ये आपको important GK के facts हैं. Let's now proceed to the last and the final article of the day. And this is with regard to Bangladesh and India border relations. So what exactly is happening? ये पहले समझते हैं. So यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी एक इशू चल रहा है. इशू किस बात के लिए? इशू है फेंसिंग के लिए. Okay, let me just, okay, you can see this fencing. What is fencing? Fencing is basically वायर्स लगाते हैं दो बॉर्डर के बीच में. जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर को सिक्योर करने के लिए, स्कूल्स को सिक्योर करने के लिए या गवर्नमेंट ऑफिस सिक्योर करने के लिए बहुत बार आपने जो वायर्स, बार्ब्ड वायर्स बोलते हैं इसको, तो ऐसे वायर्स लगाते हैं टू इंश्योर कि कोई ट्रेसपासर्स इसको क्रॉस ना कर पाए, राइट? स्कूल से बाहर ना जाए, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कूद के आए ना. ऑल ऑफ दिस के लिए फेंसिंग किया जाता है. सो आप बहुत बिल्डिंग्स के लिए आपने देखा होगा ये बार्ब्ड वायर्स. बॉर्डर रीजन्स में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिटवीन 2 कंट्रीज ये फेंसिंग हुआ करता है. एंड मोस्टली देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड स्मार्ट फेंसिंग. सो बहुत सारे सेंसर्स एंड रेडार्स इस्तेमाल किया जाता है टू अंडरस्टैंड एनी मूवमेंट बिटवीन द 2 बॉर्डर्स. बॉर्डर्स में कुछ मूवमेंट के लिए रेडार सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, अवॉइडिंग दिस वायर्स टू इंश्योर if there is any movement, कुछ illegal activity now. Why fencing happened? Fencing इसीलिए किया जाता है ताकि जो स्मगलिंग है, राइट, इलीगल ट्रैफिकिंग जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जो होता है, या जो मिलिटेंट ग्रुप्स बॉर्डर पास करते हैं टू क्रिएट कमोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, इससे बचाने के लिए यू हैव द फेंसिंग व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो इसी को कॉम्बैट करने के लिए, ओके, जैसे कैटल स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसके लिए वी हैड द इंडियन फोर्सेस जैसे कि द BSF, इन्होंने फेंसिंग स्टार्ट किया था. कहां पे? वेस्ट बंगाल के मालदा रीजन में. वेस्ट बंगाल के 2 रीजन्स हैं, मालदा एंड कूच बिहार. तो इन 2 रीजन में जब फेंसिंग स्टार्ट हुआ था, बांग्लादेश के साइड में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन्होंने इसका अपोज किया, ये जो फेंसिंग का अपोज किया. Now, why did the Bangladesh side oppose the fencing near the West Bengal region? In fact, 80% of the fencing तो हो चुका है by 2023, but बाकी का जो रीजन जो फेंसिंग हो रहा था, यहाँ पे बांग्लादेश के साइड से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे दोनों रीजन्स के बीच में जो टॉक्स अभी हो रहे हैं, अभी समनिंग हो रहा है. समनिंग का मतलब क्या है? इंडिया के साइड से उन्होंने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया और बांग्लादेश ने इंडिया के हाई कमिश्नर को समन किया, टॉक्स स्टार्ट किए कि विद रिगार्ड टू द फेंसिंग इशू. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम?
इंडिया कहता है कि फेंसिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके कारण वी सी दैट अगर ये ना हो इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगे, मिलिटेंट्स आ सकते हैं, ट्रैफिकिंग हो सकता है, स्मगलिंग हो सकता है, एंड वी आर नॉट वांटिंग टू डू दैट। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश क्यों अपोज कर रहा है? बांग्लादेश क्यों नहीं चाहता कि फेंसिंग हो? बिकॉज ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू अ प्रीवियस अग्रीमेंट, 1975 का एक अग्रीमेंट हुआ करता था, जॉइंट अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश गाइडलाइंस ऑफ बॉर्डर अथॉरिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन इट इज सेड कि 150 यार्ड्स के अंदर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर कोई फेंसिंग नहीं कर सकता। नो डिफेंस स्ट्रक्चर कैन बी established within 150 yards of the defense of the international boundary। तो ये कहता है कि ये तो आप जरा सर इसको वायलेट कर रहे हो बिकॉज ये एक अग्रीमेंट पहले हुआ करता था। इनके अलावा ये भी कहता है कि जो एक्चुअल में जो लोग हैं इन दिस नियर बाय एरियाज दे विल गेट अफेक्टेड बिकॉज उनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग फ्रॉम बांग्लादेश साइड दे नॉर्मली कम टुवर्ड्स इंडियन साइड टू वर्क, राइट? ऑन द अदर हैंड इंडियन साइड में भी बांग्लादेश साइड में जाते हैं टू मार्केट रीजन सेल करने के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज दैट हैपेंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इन दिस रीजन, और ये आप अभी फेंसिंग कर रहे हो। तो दैट इज व्हाई बांग्लादेश इज अपोजिंग इट। So this is the whole issue with regard to India Bangladesh border fencing। अभी बस summoning हुआ है। We will see in the coming days what exactly is the you can say outcome of this particular meeting and outcome of talks। Now exam के लिए आपको क्या क्या important है ये भी हम cover करेंगे। So remember I told you this is what exactly is fencing। यहाँ पे जो wires हैं दो regions को divide करने के लिए ये fencing किया जाता है। Let's now discuss with regard to India Bangladesh। India Bangladesh की अगर हम बात करें we see around कितने किलोमीटर्स का यहाँ पे region है? 4096 kilometers is between India and Bangladesh। यहाँ पे it's important to know कि India shares the largest boundary with Bangladesh। हमारा जो सबसे ज्यादा बाउंड्री रीजन है ये बांग्लादेश के साथ ही हम शेयर करते हैं, which is about 4096 kilometers। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से स्टेट्स यहाँ पे शेयर करते हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो रिमेंबर 5 states are the ones that share the border with Bangladesh, and they are West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। ठीक है, so once again easy to remember। AMMT आपने सुना होगा, okay, it is part of the 6th schedule, that is Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura। ये 4 states, and यहाँ पे बस आपको ऐड करना है वेस्ट बंगाल। So that is why we have 5 states that share the border with Bangladesh। So that is all with regard to today's articles। बहुत सारे interesting articles हमने आज के article से आज के न्यूज़पेपर्स एंड कल के न्यूज़पेपर से देखे हैं। Don't forget to watch the next video, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे questions based on today's न्यूज एनालिसिस। जो भी हमने डिस्कस किया वहां से ही क्वेश्चंस आपको उठा के मैं पूछने वाली हूँ। सो यू कैन चेक योर नॉलेज एज टू हाउ मच यू अंडरस्टूड, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, जहां पे ये क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम है एमसीक्यू टाइप है, तो आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस, इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।